अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू योर नेक्स्ट टॉपिक इन मनी एंड बैंकिंग। आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है जी कमर्शियल बैंकिंग। प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था सेंट्रल बैंकिंग को। सो टुडे वी विल डिस्कस फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंकिंग एंड रिलेटेड टॉपिक्स टू कमर्शियल बैंकिंग। पहली हेडिंग जो है वो है जी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स जो हैं उनके तीन मेजर फंक्शंस होते हैं, उनको हमने तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट इज़ प्राइमरी फंक्शंस, सेकंड इज़ एजेंसी फंक्शन एंड थर्ड इज़ जनरल फंक्शन। इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट इज़ प्राइमरी फंक्शंस। जो मेजर फंक्शन है किसी भी कमर्शियल बैंक का, चाहे वो प्राइवेटाइज है, नेशनलाइज्ड है या फॉरेन बैंक है, वो यही है कि जी रिसीविंग डिपॉजिट्स, जो हमने डिस्कस किया था in one of those topics early on कि जी what are different types of deposits। तो हमें पता है कि जी करंट अकाउंट होता है जिसको चेकिंग अकाउंट भी कहते हैं, या सेविंग्स डिपॉजिट होते हैं। उसके बाद देर आर एग्जांपल्स ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट्स या टाइम डिपॉजिट्स, रेजिडेंट फॉरेन करेंसी डिपॉजिट्स RFCD। तो ये मुख्तलिफ किस्म के जो डिपॉजिट्स हैं ये उन्होंने रिसीव करने होते हैं। दैट इज़ द मेन फंक्शन, क्योंकि कमर्शियल बैंक का जो बिज़नेस मॉडल होता है वो इस पर डिपेंड करता है कि वो लोगों से पैसे लेते हैं, वसूल करते हैं, और वो पैसा जो वसूल कर रहे हैं वो फिर आगे लोन करते हैं बिजनेसेस को और इंडिविजुअल्स को, और उस लोन पर वो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। जब वो इंटरेस्ट रिसीव कर लेते हैं अलॉन्ग विद प्रिंसिपल अमाउंट, तो जो अकाउंट होल्डर होता है जिसने डिपॉजिट किया पैसा, उसको भी वो हो सकता है कि इंटरेस्ट में शेयर दे रहे हों, अगर वो डिपॉजिट इस तरह का है जिसमें इंटरेस्ट चार्ज होता है, जैसे कि फिक्स्ड अकाउंट्स हैं या फिर टाइम डिपॉजिट्स होते हैं। हर डिपॉजिट पे नहीं होता इंटरेस्ट, चेकिंग डिपॉजिट पे इंटरेस्ट नहीं होता, बट दैट इज़ द मेन बिजनेस मॉडल। तो उसमें मेन उनका जो सप्लाई ऑफ मनी उनको जो मिल रहा है फॉर द बिजनेस, वो थ्रू रिसीविंग डिपॉजिट्स होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट मेजर उनका फंक्शन है प्राइमरी, वो है एडवांसिंग लोन्स। तो ऐसी बात है, जो पैसे वो रिसीव कर रहे हैं वो फिर आगे लोन की शक्ल में देते हैं बिजनेसेस को भी और इंडिविजुअल्स को भी। तो उसमें आगे तीन चार कैटेगरीज गिवन हैं: कैश क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट और बिल डिस्काउंटिंग। ये इनमें से कुछ ऑप्शन सिर्फ बिजनेस लोन्स की होती हैं, कुछ इंडिविजुअल्स को भी ऑफर होती हैं। कैश क्रेडिट simply means कि जी the cash is given to individuals for business purposes। इन्वेस्टमेंट लोन जो है उसमें इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, मीडियम ड्यूरेशन की इन्वेस्टमेंट जो है वो डिफाइंड होती है। कुछ बैंक्स होते हैं वो सिर्फ बिजनेस ही ये करते हैं इन्वेस्टमेंट लोन्स का, इन्वेस्टमेंट बैंक्स उनको कहते हैं। ख़ास तौर पे वो बैंक्स जो कि सिर्फ फोकस करते हैं कॉरपोरेशंस को की जो पहली पब्लिक ऑफरिंग होती है, जब कोई कंपनी पब्लिक हो और अपने शेयर्स सेल करे स्टॉक एक्सचेंज में, तो सबसे पहले जो ऑफ़र करते हैं जनरल पब्लिक को शेयर्स, उसको हम कहते हैं IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो उस पूरे प्रोसेस में गाइड करना और उनको हेल्प करना, ये भी एक सर्विस है जो कि इन्वेस्टमेंट बैंक्स अमूमन देते हैं। कुछ बैंक्स जो हैं वो बहुत सारे जो शेयर्स हैं वो पहले से परचेस कर लेते हैं और फिर रीसेल करते हैं इन्वेस्टर्स को। तो ये भी इन्वेस्टमेंट लोन्स में उस लिहाज से इन्वेस्टमेंट बैंक्स खास तौर पे उसको कवर करते हैं इस फंक्शन को। फिर है जी बैंक ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का जो फंक्शन है, जैसे कि आमतौर पे क्या होता है कि अगर आपका चेकिंग अकाउंट है उसमें पैसे पड़े हैं 10,000 या 5,000 वट एवर द अमाउंट, और आप उसमें से पैसे निकलवाते जाएं, तो जब वो अमाउंट ज़ीरो हो जाएगी तो फिर उसके बाद आप फर्दर पैसे नहीं निकलवा सकते ऑब्वियसली, क्योंकि देयर इज़ नो मनी इन द बैंक। तो आप उसको यूज़ नहीं कर सकते फॉर विड्रॉइंग मनी, या आप पे करने के लिए अपना डेबिट कार्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते। इनसफिशेंट फंड्स का मैसेज आ जाएगा। अगर आप कोई चेक लिखते हैं तो वो चेक बाउंस हो जाएगा। लेकिन कुछ बैंक्स में ऑप्शंस ये होती हैं, क्या हर बैंक ओवरड्राफ्ट के ऑप्शन देता है ख़ासतौर पे बिजनेसेस को, कि अगर आपका अकाउंट में पैसे ज़ीरो हो गए हैं, इवन नेगेटिव में चले गए हैं पैसे, -5,000 रुपीज़, यानी कि आप ओ करते हैं बैंक को, इवन देन आप पैसे ड्राफ्ट यानी कि ड्रॉ कर सकते हैं। ओवरड्राफ्ट का मतलब ही क्या है कि जी आप ओवर ड्रॉ कर सकते हैं। बेशक आपके अकाउंट में पैसे ज़ीरो हो गए, एक हद तक आप कर सकते हैं ऑब्वियसली, और जो आप पैसे कर रहे हैं ड्रॉ आफ्टर हैविंग ज़ीरो अमाउंट ऑफ मनी इन द बैंक, वो फिर आप ओ करते हैं बैंक को। तो ये ओवरड्राफ्ट जो है किस्म का लोन होता है। लेकिन बिजनेसेस को फ़ायदा होता है कि वो अपनी ऑब्लिगेशंस और लाइबिलिटीज़ उनको शॉर्ट टर्म में बैंक से ओवरड्राफ्ट की शक्ल में पैसे लेके तो आगे दे सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटर को, सप्लायर को, जो भी बंदा जिसके पैसे उन्हें देने। सो दैट इज़ एन एडवांटेज विच
बिजनेसेस हैं ख़ास तौर पे, ओवरड्राफ्ट्स की शक्ल में बिजनेसेस, यानी कि प्राइमरी फंक्शन जो है ओवरड्राफ्ट ऑफर करता है बैंक, कमर्शियल बैंक टू बिजनेस ओनर। फिर है जी बिल डिस्काउंटिंग। बिल डिस्काउंटिंग भी बिजनेस टू बिजनेस डीलिंग में ज़्यादा कॉमन होता है, इसमें बैंक मिडिल मैन का रोल प्ले कर रहा होता है। बिल डिस्काउंटिंग होता है क्या जी, सिंपल सा आइडिया है कि अगर एक मैन्युफैक्चरर जो है वो अपने सप्लायर के पास जाए और रॉ मटेरियल ख़रीदे, सप्लायर उससे अगर कहे कि जी मुझे इसके पैसे अभी दें क्योंकि मुझे पैसे चाहिए टू रन माई बिजनेस, लेकिन मैन्युफैक्चरर कहता है कि जी मैं आपको आज से 3 माह बाद पे कर सकता हूँ, क्योंकि 3 माह बाद ही मुझे पैसे मिलेंगे आफ्टर सेलिंग द प्रोडक्ट, क्योंकि वो रॉ मटेरियल जो परचेस कर रहा है उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेगा और फिर वो बेचेगा। वो जो बेचेगा तो फिर उन पैसों से ही विल बी एबल टू पे ऑफ सप्लायर। अब इस सिचुएशन में दोनों पार्टीज़ जो हैं वो डील नहीं कर सकती, क्योंकि सप्लायर को पैसे चाहिए उसी वक्त और मैन्युफैक्चरर जो है वो उसको 3 माह बाद ही पे कर सकता है। तो इसमें बैंक जो है मिडिल मैन का रोल इस तरह से प्ले करता है कि बैंक जिम्मेदारी ले लेता है पैसे देने की। टेक्निकली बिल डिस्काउंटिंग जो एक लोन होता है जो कि बैंक सप्लायर को दे रहा होता है कि जी वो पैसे दे रहा होता है सप्लायर को। मिसाल के तौर पे 10,000 का रॉ मटेरियल परचेस किया है, 10,000 रुपये का मैन्युफैक्चरर ने, तो मैन्युफैक्चरर जो है वो ऑन बिहाफ ऑफ बैंक जो है ऑन बिहाफ मैन्युफैक्चरर वो पैसे देगा सप्लायर को और डिस्काउंटेड रेट पे देता है, मीनिंग कि वो 10,000 नहीं देगा, उसको 8,000 देगा या 9,000 देगा, कुछ पैसे यानी कि कम देगा। और वो सप्लायर लेकिन एक्सेप्ट कर लेगा वो डील, क्योंकि उसको जहाँ पे पहले पैसे बिल्कुल नहीं मिल रहे थे अब उसको मेजॉरिटी यानी कि 80 to 90% पैसे मिल रहे हैं। तो वो लोन वसूल करता है सप्लायर, यानी कि पैसे उसको मिलते हैं, लेकिन लोन पे कौन करता है? मैन्युफैक्चरर। उस सिचुएशन में मैन्युफैक्चरर बैंक को 3 माह बाद जब उसके पास पैसे आएंगे पूरे पैसे देगा, यानी कि 10,000 जो फुल अमाउंट थी बिल की वो पूरे पैसे जो है वो बैंक को देगा। तो यहाँ पे बैंक ने एक मिडिल मैन का रोल प्ले किया है कि पैसे जो थे सप्लायर को चाहिए थे फ़ौरन, बैंक ने पूरे पैसे नहीं दिए, अबाउट 80 to 90% पैसे उसको दिए और बाद में वो पैसे जो हैं जैसे भी जितनी ड्यूरेशन के बाद मैन्युफैक्चरर के पास जो पैसे आए, यानी कि जो जिस पार्टी ने ख़रीदा है प्रोडक्ट परचेस किया, वो उससे फिर वो वसूल करेगा और फुल अमाउंट वसूल करेगा। दैट इज़ द आइडिया ऑफ बिल डिस्काउंटिंग। इसमें दोनों पार्टीज़ को की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी होती हैं और बैंक जो ऑब्वियसली अपना कमीशन उसमें से ले रहा होता है। सो दैट इज़ द आइडिया ऑफ बिल डिस्काउंटिंग। ये हैं जी कुछ प्राइमरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स। रिसीविंग डिपॉजिट्स, ज़ाहिर सी बात है आपने पर डिपॉजिट्स कौन से आपने याद रखना है, हमने प्रीवियस जो पढ़े हैं। चेकिंग अकाउंट्स, चेकिंग डिपॉजिट जो है या करंट डिपॉजिट, उसके बाद सेविंग डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट्स, फिक्स डिपॉजिट्स, RFCD, ये सारे आपके ज़हन में 4-5 नाम होने चाहिए डिपॉजिट्स के। और लोन्स किस तरह के हो सकते हैं, ये 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं कि कैश लोन्स भी होते हैं, इन्वेस्टमेंट लोन्स, बैंक ओवरड्राफ्ट और बिल डिस्काउंटिंग। दैट इज़ प्राइमरी फंक्शंस। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है जी वो है एजेंसी फंक्शंस। एजेंसी से मुराद है कि किसी के बिहाफ पे जब आप कोई काम करें आप उसके एजेंट कहलाते हैं। तो बैंक्स जो हैं वो ऑन बिहाफ ऑफ अदर पार्टीज़, इंडिविजुअल्स या बिजनेसेस कुछ एक्टिविटीज़ और सर्विसेज ऑफर करते हैं, इसलिए उनको हम एजेंसी फंक्शंस कहते हैं। वो क्या हैं जी? कलेक्शन एंड पेमेंट सर्विसेज। बैंक्स पे करते हैं, मिसाल के तौर पे सैलरीड एम्प्लॉयज़ को बैंक्स पे करेंगे इन द सेंस कि उनके अकाउंट्स में पैसे चले जाएंगे ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉयर। कलेक्शन सर्विसेज भी होती हैं जैसे कि डेट कलेक्शन होती है या फिर रेंट कलेक्शन है, तो कलेक्शन ऑफिसर्स जो होते हैं उनके बिहाफ पे कलेक्शन कर सकता है, अकाउंट्स बना सकता है। परचेस एंड सेल सर्विस, ठीक है जी, एज एन एजेंट ऑफ बिजनेस या ऑफ एन इंडिविजुअल वो परचेस या सेल कर सकते हैं प्रोडक्ट अगर उनको अथॉरिटी ऑफ लॉ की जो अथॉरिटी होती है, पावर ऑफ अटर्नी उसे कहते हैं, पावर ऑफ अटर्नी अगर दिया गया तो दे कैन मेक परचेस एंड सेल सर्विस किसी बिजनेस या इंडिविजुअल के बिहाफ पे। फिर जी एक्सिक्यूशन ऑफ स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। विल जब लिखी जाती है, बंदा अपनी विल में जो है वो जो उसने एसेट्स अपने डिवाइड किए ख़ानदान में या बिजनेसेस में भी होता है कि बिज़नेस की का जो बंटवारा होगा तो वो एक्सिक्यूशन होगी उस विल की, और वो एक्सिक्यूशन के लिए बैंक को अगर ठहराया गया है जिम्मेदार तो वो अपने मैनेजर्स के ज़रिए वो उसको कैरी आउट कर सकता है। एक्सिक्यूशन ऑफ स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन से मुराद यही है कि जब जो कंडीशन जिस पर वो अप्लाई होती है, किसी की इंस्ट्रक्शन जो बैंक को उसने दी है अपने रिगार्डिंग हिज एसेट्स, तो वो फिर उसके बाद ही वो अप्लाई करेंगे उसको। उसके बाद है जी कलेक्शन ऑफ डिविडेंड्स एंड इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़। डिविडेंड्स की कलेक्शन करना ऑन बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर्स, ये भी उनकी ज़िम्मेदारी हो सकती है अगर उनकी अरेंजमेंट इस तरह से है विद द बिज़नेस। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़, जो सिक्योरिटीज़ परचेस की हैं इंडिविजुअल्स या बिजनेसेस ने, उस पर जो इंटरेस्ट
जो है वो लग रहा है उसको जमा करना और उसको अकाउंट में डालना उनके, दैट इज़ ऑल्सो अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बैंक। फिर है जी ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स, जो कि अब सिंपल सी बात है कि आपने ट्रांसफ़र करने हों पैसे किसी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ एजेंसी फंक्शंस। फिर है जी इनकम टैक्स फैसिलिटी, ख़ासतौर पे उन बिजनेसेस में या उन कंट्रीज़ में जहाँ पर सैलरीड एम्प्लॉयज़ के पैसे जो हैं, जो इनकम टैक्स है वो उनको पे करने से पहले काट लिया जाता है, तो बैंक में ही पैसे जाएंगे उनके अकाउंट में, तो वो उसमें से जो है विद होल्डिंग टैक्स की शक्ल में वो जो अमाउंट वो करते हैं गवर्नमेंट को, वो इनकम टैक्स बैंक जो है वो विद होल्ड कर लेगा, और हो सकता है डायरेक्टली एफबीआर को ही वो ट्रांसफ़र कर दे इनकम टैक्स फैसिलिटी की शक्ल में। और आखिरी है कलेक्शन ऑफ ज़कात। सो ये कुछ चीज़ें जो हैं ये एजेंसी फंक्शंस में आती हैं। यहाँ पर बैंक एज एन एजेंट काम कर रहा होता है किसी पार्टी के बिहाफ पे, कोई बिजनेस हो सकता है या कोई इंडिविजुअल हो सकता है। सो दैट इज़ द सेकंड टाइप ऑफ फंक्शंस। फिर जी थर्ड है जनरल फंक्शंस। जनरल फंक्शंस में तीन चार मेन पॉइंट्स हैं, जैसे फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन हैं, इशुएंस ऑफ ट्रैवलर चेक्स, जो हमने बात की थी चेकिंग अकाउंट्स की, चेकिंग डिपॉजिट्स की, उसमें से एक टाइप होती है ट्रैवलर चेक, कि आप एक कंट्री में ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो उस कंट्री की करेंसी कन्वर्जन के जगह आप करेंगे ट्रैवलर चेक्स परचेस कर लें। आपने पाकिस्तान में परचेस किए तो आप उस कंट्री में जाके, जैसे लेट्स सी यू आर गोइंग टू इंग्लैंड, तो वहाँ पे जाके उनके बैंक से वो ट्रैवलर चेक्स इशू आपने जो पाकिस्तान में करवाए हैं वहाँ जाके आप उनको डिपॉजिट कर सकते हैं, और उसके मतलब उसके रिटर्न में आपको पैसे मिल जाएंगे इन देयर करेंसी पाउंड्स में। तो वो इशुएंस ऑफ ट्रैवलर चेक्स भी जनरल फंक्शंस में आता है। फिर है जी लॉकर फैसिलिटी, और फिर आखिरी है जी अंडर राइटिंग। अंडर राइटिंग से क्या मुराद है? अंडर राइटिंग सिंपली मीन्स कि जी आप इंश्योर कर रहे होंगे किसी भी लोन को। इन अदर वर्ड्स, एक बंदे ने लोन लिया है और वो अगर पे ना कर पाए तो उसके बिहाफ पे बैंक जो है वो लोन पे ऑफ करेगा, यानी कि आप रिस्क जो है वो फाइनेंशियल रिस्क जो है उसकी ज़िम्मेदारी बैंक ले लेता है, उसकी वो जाहिर सी बात है सर्विस चार्जेस अपने लेता है। तो एक बंदा जो है वो इंश्योर करवा रहा है बेसिकली अपने आप को कि अगर मैं पे ऑफ नहीं कर सकता, या बिज़नेस को इंश्योर करवा रहा है कि बिज़नेस की जो ऑब्लिगेशंस हैं फाइनेंशियल, अगर वो पे ऑफ नहीं कर सकता बिजनेस, तो बैंक उस बिजनेस के बिहाफ पे या उस इंडिविजुअल के बिहाफ पे ऑफ कर देगा जो भी क्रेडिटर है जिसके पैसे देने। लेकिन अपनी इस जो उसने रिस्क लेना है उसके लिए वो इंश्योर करवाएगा और अपनी सर्विस चार्जेस लेगा। इसको अंडर राइटिंग कहा जाता है। ओके जी, नेक्स्ट हेडिंग जो है वो है स्ट्रक्चर ऑफ कमर्शियल बैंकिंग इन पाकिस्तान। तो जो ओवरऑल स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन डिफ़ाइन की गई है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने, उसके हम मेजर कैटेगरीज डिस्कस करते हैं और उनकी डेफिनेशन सिर्फ आपने याद रखनी कि व्हाट डज दीज टर्म्स मीन, शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकता है। तो दो मेजर कैटेगरीज बनाई हुई हैं स्टेट बैंक ने, एक है शेड्यूल्ड बैंक्स और दूसरा है NBFI। NBFI स्टैंड्स फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। शेड्यूल्ड बैंक को पहले डिस्कस करते हैं जी। शेड्यूल्ड बैंक से मुराद क्या है? शेड्यूल्ड सिंपली मीन्स कि ये वो बैंक्स हैं जो कि लिस्टेड हैं विद दी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, यानी कि सेंट्रल बैंक के साथ ये रजिस्टर्ड हैं। कुछ नॉन रजिस्टर्ड भी हैं, नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स। अगर आप सर्च करें ऑनलाइन तो आपको कई एग्जांपल्स मिलेंगे। सुनहरी बैंक फॉर एग्जांपल जो है इट इज़ नॉन शेड्यूल्ड। या कुछ फॉरेन बैंक्स ऐसे हैं जो कि रजिस्टर्ड नहीं हैं विद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, तो वो इसलिए नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स कहलाते हैं। तो शेड्यूल्ड बैंक्स में तीन मेजर कैटेगरीज हैं, प्राइवेट, नेशनलाइज्ड और फॉरेन। सो प्राइवेट बैंक्स जैसे MCB है या फिर HPL है, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ प्राइवेट बैंक्स। नेशनलाइज्ड बैंक्स में जैसे नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है, और फॉरेन बैंक्स जितने भी फॉरेन बैंक्स पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं, जैसे जर्मन बैंक है डच बैंक, वो ऑपरेट कर रहा है, या बैंक ऑफ अमेरिका है, तो ये बैंक्स जो हैं ये फॉरेन बैंक्स में आएंगे। सो दीज आर थ्री मेन कैटेगरीज। उसके बाद जो NBFI है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इनमें फर्दर क्या कैटेगरीज हैं? एक तो है जी डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, DFI, उसकी मिसाल है ज़राई तरक्याती बैंक। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट बैंक्स, जैसे हमने प्रीवियसली बात की थी कि ये वो बैंक्स हैं जो कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए फ़ोकस करते हैं अपनी सर्विसेज को, और मेजर जो उनका फोकस होता है वो होता है शेयर्स को ख़रीदना। जो कंपनीज अपने शेयर सेल कर रही हैं उनको ख़रीद लेते हैं और रीसेल करते हैं इन्वेस्टर्स को। दैट इज़ वन मेजर वे ऑफ डूइंग बिजनेस जो कि इन्वेस्टमेंट बैंक्स करते हैं। या फिर दूसरी एक बड़ी वो चीज़ करते हैं कि जी कोई भी बैंक कोई भी कंपनी जो है वो अपनी पहली दफ़ा पब्लिक ऑफरिंग कर रहे हैं शेयर्स की, तो उसमें वो गाइडिंग और काउंसलिंग जो है वो उन कंपनीज़ की करते हैं कि किस तरह से आपने लॉन्च करना है अपना, क्या शेड्यूल बनाएंगे, किन अखबारात में आपने इश्तिहार देना है एंड सो ऑन, तो उसके वो सर्विस चार्जेस लेंगे। फिर है जी लीजिंग कंपनीज़,
जैसे कार लीसिंग के लिए या कोई भी जो है प्रोडक्ट या सर्विस वो लीज पर आप ले रहे हैं तो दैट विल बी लीसिंग कंपनी। लेकिन लीसिंग कंपनी इट इज़ नॉट अ बैंकिंग बिजनेस इटसेल्फ, लेकिन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, मुजारबाज एंड ऑल्सो हाउस फाइनेंसिंग कंपनीज। ये सारी जो कैटेगरीज हैं NBFI में आती हैं। और स्टेट बैंक ने पूरा एक शेड्यूल डिफाइन किया हुआ है रूल्स एंड रेगुलेशंस का। उनमें से कुछ मेजर रूल्स एंड रेगुलेशंस हम डिस्कस करेंगे एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर। वो सिर्फ अप्लाई होते हैं जी शेड्यूल बैंक्स पे और NBFI पे। उसमें सिर्फ 2 एक्सेप्शंस हैं, मुजारबाज और लीसिंग कंपनीज, उन पे वो रूल्स अप्लाई नहीं होते हैं। जो मेजर रूल्स हैं वी विल डिस्कस एट द एंड। तो ये खैर मेन स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया हुआ है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने। और इसकी फर्दर जो है हम जो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स हैं वो हेडिंग 1.4 है उसमें डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज लेंडिंग टू बिजनेस फर्म्स। लेंडिंग का जो प्रोसेस हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया था कि वो लोन्स किस तरह के दिए जाते हैं, जैसे बिल डिस्काउंटिंग की मिसाल है या फिर ओवरड्राफ्ट की। उनके अलावा भी 3 फर्दर कैटेगरीज आप याद रखेंगे जी। स्टार्टअप लोन, बिजनेस स्टार्ट हुआ है उसको लोन दिया जाता है, उसके इंटरेस्ट रेट्स हो सकते हैं फ़र्क हो, पेमेंट शेड्यूल फ़र्क हो फ्रॉम अदर टाइप्स ऑफ बिजनेसेस। फिर है जी आइडिया लाइन ऑफ क्रेडिट का। लाइन ऑफ क्रेडिट से क्या मुराद है, वो बिजनेसेस जो कि उनके ज़्यादातर बिजनेसेस क्रेडिट पे काम करते हैं, ऑपरेट करते हैं। तो रादर देन एक बड़ा लोन लें और फिर इंटरेस्ट रेट उसका जो है वो पे ऑफ करते रहें और प्रिंसिपल अमाउंट पे ऑफ करते रहें, बिजनेसेस क्या करते हैं जी वो एक लाइन ऑफ क्रेडिट खोलते हैं विद द बैंक। उसमें ये होता है कि जितने पैसे उनको चाहिए उतने ही पैसे वो ड्रॉ करते हैं, उतने ही पैसे सिर्फ वो ओ करते हैं। बिजनेस को फ़ायदा होता है कि उनको इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा पे नहीं करना पड़ता, और बैंक को ये फ़ायदा होता है कि जी उनके बार बार उनको पैसे चाहिए होते हैं बिजनेसेस को क्रेडिट पे, तो वो दे हैव अ बिजनेस रिलेशनशिप विद कंपनी और वो उनको एक फ़्लो ऑफ इनकम होता रहता है बैंक्स को। मिसाल के तौर पे एक लाइन ऑफ क्रेडिट जो है 5,000 रुपये का खोला हुआ है, इज़ अ वेरी माइनर एग्जाम्पल। 5,000 का लाइन ऑफ क्रेडिट खोला हुआ एक बिजनेस ने और उनको अभी ज़रूरत पड़ी नहीं है किसी पैसे की, लेकिन एट एनी टाइम उनको अगर ज़रूरत की पड़ेगी तो वो 1,200 या 800 रुपये की ज़रूरत पड़ती है तो वो ड्रॉ कर लेंगे उस अमाउंट में से जो कि 5,000 का उनका लाइन ऑफ क्रेडिट ओपन है। तो वो एक चलता रहता है बिजनेस की लाइन ऑफ क्रेडिट जो कि वो ओ करते हैं या फिर वो पैसे देते रहते हैं बैंक को उतने, और उसमें से वो ड्रॉ करते रहते हैं इन ऑर्डर टू पे सप्लायर या डिस्ट्रीब्यूटर। और आखिरी है जी स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन लोन्स। जैसे आप स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट में पढ़ रहे हैं कि जी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं स्मॉल बिजनेसेस की, माइक्रो बिजनेस, स्मॉल बिजनेस, मीडियम बिजनेस, मीडियम एंटरप्राइज। और इनके लिहाज से स्टेट बैंक ने डिफाइन कर दिया कि कितने मैक्सिमम लोन कितना इनको कमर्शियल बैंक्स दे सकते हैं। जैसे कि इन एग्जांपल ऑफ स्मॉल बिजनेस 75 मिलियन रुपीज़ आई थिंक इज़ दी मैक्सिमम, और मे बी आई एम नॉट रिमेंबरिंग करेक्टली, लेकिन आपको याद होगा नोट्स में आपने लिखा हुआ है कि कितना मैक्सिमम लोन जो है वो दे सकते हैं। जैसे मीडियम एंटरप्राइज को मेरे ख्याल 200 मिलियन रुपीज़ जो है वो मैक्सिमम लोन दिया जा सकता है। दैट इज़ ओनली फॉर स्मॉल बिजनेसेस। ठीक है जी, दैट इज़ 1.3 हेडिंग। और आखिरी जो हमारी हेडिंग है 1.4 वो है पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स। ये कुछ मेजर पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स हैं। वैसे तो पूरा चार्टर है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो काफ़ी डिटेल्ड है और बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, लेकिन ये कुछ मेजर रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो कि तमाम कमर्शियल बैंक्स को फॉलो करने होते हैं और NBFIs को भी फॉलो करने होते हैं, एक्सेप्ट द 2 एक्सेप्शंस, लीसिंग और मुजारबाज को फॉलो नहीं करना पड़ता। कमर्शियल बैंक शुड बी पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ठीक है जी, ये पहली शर्त है। प्राइवेट कंपनी नहीं हो सकती, उनको अपने शेयर्स ट्रेड करने होते हैं। दूसरा है जी इट हैज़ टू बी लिस्टेड ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज विद इन 2 ईयर्स ऑफ कमेंसमेंट डेट। हर हालत में उन्होंने अपने आप को लिस्ट करना है जी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। कमेंसमेंट डेट से मुराद होती है कि बिजनेस किस डेट से आप स्टार्ट कर सकते हैं। जो आप एज अ पब्लिक कंपनी या इवन एज अ प्राइवेट कंपनी रजिस्टर करवाते हैं अपने आप को, तो आपको एक कमेंसमेंट डेट दी जाती है। प्राइवेट कंपनी हो तो वो फ़ौरन स्टार्ट कर सकते हैं कमेंसमेंट डेट उनकी लिटरली ऑन द डे ऑफ गेटिंग रजिस्ट्रेशन। पब्लिक कंपनीज में होता है कि जी आपको अमूमन हो सकता है कुछ हफ्ते या महीने वेट करना पड़ता है, बट इन केस ऑफ बैंक्स आपके पास 2 साल की जो है वो मोहलत होती है कि आप उसके अंदर अपने आप को रजिस्टर करवाएं विद दी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि इमीडिएटली रजिस्टर करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन 2 साल के अंदर अंदर आपने रजिस्टर करवाना है। फिर है जी मिनिमम ऑफ 50% शेयर्स शुड बी ऑफर्ड टू जनरल पब्लिक। हर हालत में कम से कम 50% आपने शेयर्स पब्लिक को देने हैं। तो इसमें ये नहीं हो सकता कि आप 20% ऑफर करें या 30% करें। हर हालत में 50% शेयर्स पब्लिकली ट्रेड होने चाहिए बैंक्स के लिए पाकिस्तान में। फिर है जी मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ एटलीस्ट ₹10 बिलियन शुड बी इन हैंड बिफोर स्टार्टिंग बिजनेस।
पेड अप कैपिटल से क्या मुराद होता है कि जी आप जब शेयर्स सेल करते हैं उनसे जो आपको पैसे मिलते हैं उसको पेड अप कैपिटल कहते हैं, ख़ास तौर पे जब आपके हाथ में वो पैसे हों, वरना वो सिर्फ शेयर कैपिटल भी कहलाता है। अगर अभी सिर्फ इंटरेस्ट शो किया किसी शेयर होल्डर ने और आपने इनिशियली उसको अभी सिर्फ लेटर्स एक्सचेंज हुए हैं एंड द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स वाला जो पूरा प्रोसेस होता है कि पब्लिक ऑफरिंग आपने की है, उसने एक्सेप्टेंस दी एंड सो ऑन, तो वो जब तक पे नहीं करेगा आपको तब तक वो पेड अप कैपिटल नहीं कहलाता। तो कम से कम वो 10 बिलियन रुपीज़ होने चाहिए। इसमें एक एक्सेप्शन है फॉरेन बैंक्स के लिए, पाकिस्तान में उनके पास कम से कम 3 बिलियन रुपीज़ होने चाहिए। वो इसलिए ताकि ज़्यादा फॉरेन बैंक्स आएँ पाकिस्तान में और अपनी होम कंट्री की करेंसी के ज़रिए यहाँ पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करें। फिर है जी आखिरी पॉइंट, मिनिमम कैपिटल एडुकेसी ऑफ 10% और एज स्पेसिफाइड बाय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। हमने जो बात की थी लिक्विडिटी रेशो की, कि कम से कम कितना होना चाहिए आपके पास 10%। अगर स्टेट बैंक ने डिफ़ाइन नहीं किया तो हर हालत में 10% होनी चाहिए। अगर स्टेट बैंक को डिफरेंट परसेंटेज बताता है तो फिर आपने वो फॉलो करनी। दीज आर दी मेन पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स जो कि स्टेट बैंक ने डिफ़ाइन किए हैं फॉर कमर्शियल बैंक्स एंड मोस्ट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये आज का आपका टॉपिक है जी। इसकी समरी आपने एक पेज की जमा करानी है एज अटेंडेंस।